इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं, उसको चलाने वाला मुख्य चालक, जो मेन मॉडरेटर है या उसको आगे बढ़ाने वाला है, उसको हम लोग इंटरप्रेन्योर कहते हैं। इससे कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए कोई एक लीडर चाहिए होता है। तो वो लीडरशिप कौन करेगा? जो लीडरशिप करता है उसी को हम लोग इंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंटरप्रेन्योर ही मेन होता है। और इसी बात पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्वरूप होता है वो निर्भर करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि उसका इंटरप्रेन्योर कैसा है, उसका मुख्य चालक कैसा है, और उसी के अकॉर्डिंग ही वो उद्योग ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो उद्योग चलता है। हाँ, छूट गया। यहीं पे इधर है आगे। तो उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है। उद्योग का अगर हम स्तर की बात करें, लेवल की बात करें और उसके फ्यूचर की बात करें, उसका फ्यूचर प्रेजेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही चलता है या उसके स्वरूप को निर्धारित करता है। और जो वर्तमान में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कई आधार पर समझ सकते हैं। इसके कई पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम लोग प्रेजेंट में जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है पेशेवर। पहला पॉइंट है पेशेवर, प्रोफेशनल। इतना समझ में आया कि इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग चलता है या उसका मुख्य जो चालक होता है वो इंटरप्रेन्योर होता है। और इसके कई सारे स्ट्रक्चर मतलब स्वरूप स्वरूप हैं जिनके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है या किन किन स्वरूपों में काम करता है हमारे सोसाइटी में। पहला है पेशेवर, प्रोफेशनल। मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंतर्गत समझिए कि पेशेवर के अंतर्गत क्या हम बता रहे हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली प्रोफेशनली होता है। प्रोफेशनल जो होते हैं वही लोग इस संगठन को चलाते हैं। और इन जो संगठन बनाए जाते हैं, औद्योगिक संगठन, वो क्या करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? व्यापारिक हितों को पूरा करना, जनता की भलाई करना। और जो श्रमिक उसमें काम करते हैं उनके लिए नई नई योजनाएं इन सब चीजों से वो अपने आप को दूर रखता है। लेकिन मेन उसका क्या उद्देश्य होता है? व्यापारिक हित को साधना। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ अपने हित के लिए काम करते हैं। उनका वहां पर मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमारा जो उद्योग है वो अच्छे से चलता रहे। बाकी उसमें जनता की भलाई होगी या नहीं, श्रमिकों के लिए कोई योजना
कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी कि नहीं, उससे उनका कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं, इस पर, सॉरी, इस पर उनका कोई फोकस होगा कि नहीं, इन सब बातों से प्रोफेशनल का कोई मतलब नहीं होता। उनका मेन मोटिव क्या होता है कहाँ उनका बेनिफिट है, उसको पूरा करना। और अगर कभी ये प्रोफेशनल्स इन श्रमिकों के किसी संघर्ष में साथ भी होते हैं, तो उनका मेन मोटो क्या होता है, उनका साथ देने का भी मेन मोटो यही होता है कि वो अपने हित को पूरा करना चाहते हैं। अगर हम मेनली देखें तो किसी भी प्रोफेशनल का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है, वो अपने हित के लिए काम करता है, अपने उद्योग के हित के लिए काम करता है। और इस हित में वो कभी कभी नेशनल लॉ और इंटरनेशनल कॉमर्शियल लॉ की भी अवहेलना कर देता है। राष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक कानून की भी अवहेलना वो कर देता है, डिसोबे कर देता है। उसको सिर्फ अपने हित से मतलब होता है। तो उद्योग में क्या होता है, उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लोग हर तरह से जनता को मोटिवेट करते हैं, चाहे उसको आप कूटनीति कह लीजिए, चाहे उसको बेचने का तरीका कह लीजिए, या उद्योग को बढ़ाने का तरीका कह लीजिए। अब जैसे आप जियो की बात करें, जियो ने पहले क्या किया, अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए पहले सबको फ्री में सिम दिए, फ्री में सिम कार्ड बांटे। उसके बाद जब लोगों को फ्री में डेटा दिया, जब लोगों को सिम की आदत हो गई, डेटा की आदत हो गई, तो उन्होंने चार्जेबल कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको एक नजरिए से देखें तो ये कूटनीति है, और दूसरे नजरिए से देखें तो वो उनका बिजनेस करने का तरीका है। वो अपना हित साध रहे हैं, पहले उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, फ्री में सिम दिए, फ्री में रिचार्ज दिया, फिर उसका दुगना उन्होंने उसका रेट करके जब आपसे लेना शुरू किया तो उनका प्रॉफिट होने लगा। तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो प्रोफेशनल लोग सिर्फ अपने हित के लिए काम करते हैं, उससे जनता का हित होगा या नहीं होगा इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। अब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा हम क्या बताना चाहते हैं, प्रोफेशनल से हम क्या बताना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिनायकीय। अधिनायकी, ये तो और खतरनाक है। अभिनव बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी का टेस्ट टाइम टेबल आ गया है, तो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। यहाँ पर आपको इतना डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, किन स्वरूपों में हम इसको समझ सकते हैं। अब कौन कौन से कानूनों का उल्लंघन पेशेवर लोग करते हैं ये मुझे नहीं पता है, और इसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। राष्ट्रीय कानून जो उद्योग से जुड़े होंगे उसकी अवहेलना होती है, और जो व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक कानून है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल लॉ है, उसकी अवहेलना होती है। अब यहाँ ये थोड़ी पता है कि कौन से कानून की कौन अवहेलना कर सकता है। बहुत सारे कानून हैं, कोई व्यक्ति किसी कानून की अवहेलना करता है, कोई व्यक्ति किसी, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते।
आप लोग फिर बात ही कर लीजिए, हम क्लास बंद कर देते हैं। हम क्लास पढ़ा रहे हैं और आप लोग सिर्फ टेस्ट के लिए ही चैट कर रहे हैं, फिर पढ़ाने का मतलब क्या है मेरे? जैसे बाकी लोग की क्लास नहीं चल रही, हम भी बंद कर देते हैं। आप लोग चर्चा कर लीजिए। ग्रुप क्यों बनाया गया है? पढ़ने के लिए कि आप लोग की चैटिंग के लिए? कितनी बार मैंने कहा है क्लास के बीच में आप लोग कोई चैट नहीं करेंगे। क्लास के स्टार्टिंग में, क्लास के लास्ट में हम आपको 5 मिनट का समय देते हैं। बस वही टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अरे बता रहे हैं अभी शेड्यूल नहीं आया तो कैसे आपको कोई बता देगा? कंटिन्यूअस चैटिंग करना है। आप लोग थर्ड ईयर में आ गए हो, फर्स्ट ईयर के बच्चे ऐसा करते हैं तो समझ में आता है। क्लास में आप लोग रहते तो क्या ऐसे करते? शांति से सुनते ना कि क्लास हो रही है, इसको सुनना है, हमें समझना है। एक पॉइंट अभी पढ़ाए हैं तब तक 60-70 मैसेज आप लोग के हो चुके। जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको फोकस करिए, पढ़े रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अधिनायकी, डिक्टेटोरियल। जैसे आप लोगों ने सुना है डिक्टेटरशिप, उसी से बना है डिक्टेटोरियल। कहीं कहीं पर ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन डिक्टेटोरियल स्ट्रक्चर को ग्रहण किए है, स्वरूप को ग्रहण किया हुआ है। अब जो डिक्टेटोरियल है, अधिनायकी स्वरूप को जो अपनाता है, वो क्या करता है? वो जो भी राष्ट्रीय कानून है, राष्ट्र कोई भी लिमिटेड कंपनी होती है, वो एक लॉ के अंतर्गत चलती है। उसके ऊपर एक लॉ लगाया जाता है, उसी लॉ के अकॉर्डिंग वो कंपनी काम करती है। लेकिन जो लोग ये डिक्टेटोरियल स्वरूप को अपनाते हैं, वो लोग कभी कभी इन राष्ट्रीय कानूनों की भी अवहेलना कर देते हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। और ये अपना जो स्वयं का जो स्वामित्व है, डिक्टेटोरियल में क्या है, मतलब हम ही सर्वे सर्वा है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें अपने स्वामित्व के आधार पर, अपने अधिकारों के आधार पर काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और ये काम करता कौन है? जो प्रबंधक होता है या जो महाप्रबंधक होता है, उस कंपनी का जो भी प्रबंधक या महाप्रबंधक होता है, वो ऐसे काम को करता है। डिक्टेटोरियल जो स्वरूप है उसको अपनाते हुए वो राष्ट्रीय कानून जो होता है उसको नहीं मानता है, बल्कि वो अपने स्वामित्व के अकॉर्डिंग, अपने अधिकारों के अकॉर्डिंग उस कंपनी को या उस फर्म को, उस संगठन को चलाने का प्रयास करता है। और वर्तमान में कहीं कहीं ऐसी भी व्यवस्था देखने को मिलती है कि लोग डिक्टेटरशिप करते हैं, अपने स्वामित्व का गलत उपयोग करते हैं। थर्ड है इसमें पुश्तैनी। पुश्तैनी जैसे अभी आप लोग पूछ रहे थे, एक लोग पूछ रहे थे कि प्राचीन औद्योगिक संगठन का क्या स्वरूप होता है या उसमें क्या क्या होता है। तो पुश्तैनी जैसे पहले जो उनके मतलब जनरेशन के लोग थे, मतलब जैसे उनके दादा थे, उनके पिताजी थे, जो काम करते थे, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, को वो आगे पुश्तैनी रूप में उसी को वो आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पुश्तैनी में देखिए कई सारे लोगों का नाम आ रहा है। अभी जैसे मैंने एक नाम आपको बताया कि जियो, तो जियो कोई नाम नहीं है, अब इसको हम कह सकते हैं अंबानी ग्रुप। ये कहाँ से चल रहा है? ये पुश्तैनी चल रहा है ना। इसको स्टार्ट किसने किया? धीरू भाई अंबानी ने।
वहां से ये चलता चला रहा है। पुश्तैनी को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्ट। जो वर्तमान में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्राचीन अधिकारों का भी कहीं कहीं प्रयोग करते हैं, उसको बनाए हुए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए चाहे वो वैध तरीके से काम करें या अवैध तरीके से काम करें। अब जैसे आप लोग कह रहे थे कि वो कूटनीति तरीका अपनाते हैं, तो कूटनीति करते हैं। हमारे नजर में, जनता की नजर में वो अवैध है, लेकिन उनकी नजर में वो वैध है, क्योंकि वो अपने पुश्तैनी जो काम करने का तरीका है उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। पुश्तैनी में आप लोग कुछ नाम नोट कर लीजिए, कौन कौन से ग्रुप आते हैं। इसमें पहला नाम है टाटा ग्रुप, दूसरा बिरला ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, अंबानी ग्रुप, मोदी ग्रुप। नोट करते जाइएगा पुश्तैनी में कौन कौन से संगठनों की हम बात कर रहे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी, दालमिया, सबके आगे आप ग्रुप लगा दीजिएगा। टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी, दालमिया, कोका कोला। आप लिख सकते हैं, ये भी है, जितने भी ग्रुप पहले से चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। हम इम्पोर्टेंटली जो है वो आपको बता दे रहे हैं कि इतने ग्रुपों को हम लोग पुश्तैनी या पैटर्नलिस्टिक समूह स्वरूप के अंतर्गत रखते हैं। ये जो आदि, कोका कोला ग्रुप के बाद आदि, ये सभी बड़ी औद्योगिक इकाइयां सरकार के कानून के अंतर्गत रहते हुए और अपने पुश्तैनी अधिकार को साथ में लेकर चलती हैं। और इन संगठनों का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो पुश्तैनी चलते हैं इनका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है अधिक से अधिक अपने पुश्तैनी व्यापार को या अपनी संपत्ति को बढ़ाना। किस तरीके से हम लोग संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। फोर्थ है वैधानिक। वर्तमान में कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, संवैधानिक वैधानिक रूप से काम करते हैं। तो जो भी संगठन इसके अंतर्गत काम करते हैं वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वो ऐसा काम ना करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो, परे हो। वो हमेशा ऐसा ही काम करेंगे जो वैधानिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली मान्य होगा। वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो संविधान के दायरे से बाहर जाता हो। तो इसके लिए इस तरह के लोग क्या करते हैं, वो अपने जो शेयर्स होते हैं उनको ज्यादा बेचने का प्रयास न करते हुए उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। और ऐसा करने से उनका जो पुश्तैनी अधिकार होता है वो भी बरकरार रहता है। और दूसरी ओर
फ्रॉड होने की संभावना कम होती है। जैसे जितने ज्यादा वो शेयर बेचेंगे उतने ज्यादा लोगों से, उतने तरह के लोगों से उनका मेल मिलाप होगा। अब उसमें कोई शेयर्स के साथ अगर कुछ फ्रॉड करता है तो नाम किसका आएगा? कंपनी का नाम आएगा जिसके शेयर्स हैं। तो इसलिए ये लोग अपने शेयर्स को ज्यादा शेयर होल्डर्स को नहीं देते, ज्यादातर अपने पास रखते हैं। और इस तरह के जो संगठन हैं वो समय समय पर सरकार द्वारा किए गए इंडस्ट्रियल जो सुधार होते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं, उसका भी ये लोग पालन करते हैं। जैसे कोई श्रम कानून आया और उस पर उनके जो वर्कर हैं उनसे कोई विवाद हो गया, तो वो आप तालमेल से उसको सही करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई श्रम कानून होता है, उसके अंतर्गत किसी प्रकार का विवाद खड़ा होता है, लोगों को नहीं पसंद आता है, तो वो क्या करते हैं, दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर इसका निस्तारण करने का या इसको वैधानिक रूप से निपटाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है परामर्श, कंसल्टेटिव। परामर्शक, कंसल्टेटिव। अब परामर्शक को आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा संगठन है जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमको कहीं कहीं पर परामर्शक स्वरूप भी देखने को मिलता है और इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक वाणिज्यिक संगठन बनाया गया है जिसको हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं। आधुनिक औद्योगिक संगठन में परामर्शक स्वरूप भी देखने को मिलता है और इसका एक आप एग्जाम्पल कह लीजिए या इसको समझ लीजिए कि प्रत्येक राज्य में एक वाणिज्यिक संगठन होता है जिसे हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं। और इन सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो राज्य स्टेट लेवल पर होते हैं, इनका एक अखिल भारतीय वाणिज्यिक संघ होता है। मतलब इंडिया लेवल पर एक ऐसा संघ होता है जो इन सभी राज्यों के वाणिज्यिक संघों को, वाणिज्यिक संगठनों को संचालित करता है, उसके कार्यों को देखता है। जैसे हम लोग कहते हैं मॉनिटर करना, तो हर स्टेट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देखने के लिए भारतीय मतलब इन पूरे देश के लेवल पर एक वाणिज्यिक संघ होता है जो इन सब के ऊपर अपनी निगरानी रखे होता है कि इसके कार्यों को कैसे, और कभी कभी ये लोग सलाह भी देते हैं कि कैसे आपको किसी समस्या से बचना है। जैसे ये परामर्शक जो बात कर रहे हैं ये इसी संदर्भ बात कर रहे हैं कि जब इनको किसी सलाह की जरूरत होती है तो ये इन वाणिज्यिक संघ से समय समय पर परामर्श करते हैं, बात करते हैं, ताकि देश की जो औद्योगिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। जैसे कभी मुद्रास्फीति हो जाती है या थोक मूल्य सूचकांक है, इसमें समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए परामर्श कौन देगा? स्टेट एक अलग बॉडी है और जो सेंट्रल है वो एक अलग बॉडी है। तो स्टेट कोई भी लॉ तभी लागू कर सकता है जब उसको सेंट्रल आदेश देगा, केंद्र आदेश देगा। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से है
कि जब कहीं मुद्रास्फीति होती है या थोक मूल्य सूचकांक में कुछ परिवर्तन होता है, तो ये लोग राष्ट्रीय परामर्श के आधार पर काम करते हैं, जो देश के हित में होता है, जो सबके हित में होता है। आज का जो युग है वो आर्थिक वैश्वीकरण का है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का युग है। और इसमें जितनी भी कंपनियां हैं या जो भी कंपनियां अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं, वो सरकार के अगर नियमों के अकॉर्डिंग चलती हैं, उनके परामर्श के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो ज्यादा आगे जाती हैं। और इस परामर्श का मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि वो वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को इकोनॉमिक लेवल पर मजबूत बनाएं और जो इकोनॉमिक कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सकें। जैसे हमारी तुलना कैसे होती है कि हम इकोनॉमिक फील्ड में कितना आगे हैं, हमारी तुलना होती है वर्ल्ड लेवल पे। हम अगर इंडिया अगर कहीं compete करता है तो किससे तुलना होती है, वर्ल्ड लेवल पर। तो अभी हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, अचानक से कोरोना आ गया। कोरोना के आते ही ये 2 साल में इकोनॉमी इतनी नीचे चली गई कि उसको इस स्तर पर लाने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। तो सरकार ने क्या किया, अब इकोनॉमी इतनी तेजी से तो ऊपर आ नहीं सकती, उन्होंने कई तरीके अपनाए, धीरे धीरे लोगों को इससे उबारा। पहले लॉकडाउन किया, फिर उसके बाद ओपन किया, फिर धीरे धीरे इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए जो भी चीजें बंद की थी उसको खोला। अब अगर ये कोरोना नहीं आया होता, कहीं ना कहीं हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी में आगे होते, आज 2 साल बाद की स्थिति की बात करें। लेकिन कोरोना ने आकर वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत को काफी पीछे कर दिया। ये तो हो गए कि आधुनिक जो औद्योगिक संगठन है उसकी क्या क्या स्वरूप है। अब हम लोग बात करते हैं कि इन आधुनिक औद्योगिक संगठनों को मेनली हम लोग 2 रूपों में या 2 भागों में विभाजित करके अच्छे से समझ सकते हैं। एक है औपचारिक संगठन, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करके अच्छे से समझ सकते हैं। जो औपचारिक संगठन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। और जो अनौपचारिक संगठन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका स्वरूप थोड़ा छोटा है। तो ये सब जो प्राइस इंक्रीज हुए, ये सब अर्थव्यवस्था के डाउन होने से ही तो हो रहा है। जब हमने जरूरत से ज्यादा फ्री में आपको सामान दिया, जरूरत से ज्यादा हमने आपको सुविधाएं दी। एक समय ऐसा था कि सब कुछ बंद था, सरकार के पास कोई साधन नहीं था कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, तब भी उसने इतने सारे लोगों की जरूरतों को पूरा किया। वो जरूरतें पूरी हो गई, समस्या का समाधान हो गया, तो उसका भार किसके ऊपर आएगा, कहीं न कहीं जनता के ऊपर ही आएगा ना भार। जब इकोनॉमी खुलेगी, सारी चीजें स्टार्ट होंगी, तो सरकार उस जो उन्होंने आपको दिया उसकी भरपाई कहाँ से करेगा, हमारे आप से ही करेगा। ये तो जनरल सी बात है कि सरकार कहीं ना कहीं से तो निकालेगी ही रेवेन्यू। तो वो गैस के रूप में, पेट्रोल के रूप में आपके सामने आ रहा है, दिख रहा है। वो तो पहले ही जब लॉकडाउन हुआ था तो ये घोषणा हो गई थी कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो किन किन चीजों पर महंगाई की मार पड़ेगी, और ऐसा हो रहा है। गाड़ी नहीं चल रही थी तो इसी से तो पेट्रोल के दाम बढ़े ना। गाड़ी नहीं चल रही थी तो पेट्रोल से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, सरकार को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। जब अब स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं प्राइस हाइक करेंगे, तभी तो वो सारा जो
सब रेलवे बंद था, सब कुछ बंद था, तो वो रेवेन्यू यहीं से तो जनरेट होगा। उस समय जो बांटे थे वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना, हर जगह उसका प्रभाव दिखेगा। पहले हम लोग फॉर्मल सेक्टर को समझ लें या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझ लें। दो भागों में विभाजित किया, पहला औपचारिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा अनौपचारिक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बड़े औद्योगिक संस्थान को चलाने के लिए उसके सभी कार्यों को एक वे में दर्शाने के लिए हमें एक फॉर्मल सेक्टर औपचारिक संगठन की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रत्येक संस्थान में अलग अलग प्रकार का होता है। संस्थान मतलब जैसे आपका कॉलेज ही ले लीजिए, ये एक बड़ा संस्थान है, तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं या इस कॉलेज को चलाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, उद्योगों की बात कर रहे हैं। तो उद्योगों में भी जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो उनमें ये जिम्मेदारियां कौन लेता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि आपका ये दायित्व है और आपका ये दायित्व है। समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कहना चाहते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे किसी भी संस्थान में जो संगठन होता है उसमें अलग अलग लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और ये संस्थान कई प्रकार के हो सकते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंडस्ट्री यूनिट के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल इकाई के आधार पर निर्भर करता है कि जो वो यूनिट है वो कितनी बड़ी है, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसमें वस्तुएं बनाई जा रही हैं, वो उसके स्ट्रक्चर को कितना प्रभावित करती हैं, इसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो औपचारिक संगठन है, ये हायरार्कल सिस्टम में काम करता है। हायरार्कल सिस्टम मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ। तो एक पिक है, उसको हम आपको अभी सेंड कर दे रहे हैं ग्रुप में, इसको आप देखिएगा और समझिएगा कि फॉर्मल सेक्टर में कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलता है। इसको समझ पिक आप देखेंगे तो हम इसको समझाते जाएंगे।
You are now बोर्ड है, जनरल मैनेजर जीएम जिसको कहते हैं। और जनरल मैनेजर के बाद कई सारे उसके सब स्ट्रक्चर हैं जिससे लोग काम करते हैं, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, टेक्निकल चीजें हैं, कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा। अब इसकी हिंदी भी दिया हुआ है, बिक्री संगठन, हिसाब कौन देखता है, विनिर्माण को कौन देखता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन काम करता है, जो मजदूर हैं उनके कार्यों का निर्धारण कौन करता है और उसका मूल्यांकन कौन करता है। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। तो जो जीएम होता है उसके अंतर्गत 5 तरीके के काम आते हैं। वो क्या क्या करता है? मार्केटिंग देखता है, फाइनेंस, प्रोडक्शन, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद है डिवीजन, डिवीजन अध्यक्ष और डिविजनल मैनेजर। ये लोग क्या देखते हैं? उस संस्थान में कैसे जो अध्यक्ष होते हैं और जो मैनेजर होते हैं। हम वर्क नहीं बता रहे हैं बेटा, हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये हायरार्किकल लेवल पर काम करते हैं। जीएम ने आपको ये दिखाया है ना, पिक में देखिए कि उसके जीएम के अंतर्गत कौन कौन से वर्क होते हैं, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, टेक्निकल है और एडमिनिस्ट्रेशन है। वो केला सब इंग्लिश में तो इसमें लिखा हुआ है। क्या इंग्लिश इंग्लिश आप लोग करते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता। और ये जो विनिर्माण है, प्रोडक्शन है, इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है जो प्रोडक्ट को बनाने में या जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है उसमें अपना योगदान देता है। तो अध्यक्ष जो है उसके भी 2 कार्य बटे हुए हैं। वो उत्पादन पदार्थ और उत्पादन क्या बनाया जाएगा और किस चीज का उत्पादन किया जाएगा उस पर नियंत्रण करता है। उस पर नियंत्रण करने के लिए उसके पास फोरमैन होता है, श्रमिक होते हैं। श्रमिक में भी कुछ कुशल और कुछ अकुशल होते हैं। उसी तरह उत्पादन में भी एक फोरमैन होता है, श्रमिक होते हैं, कुशल अकुशल। और इन श्रमिकों के लिए एक समय निर्धारित होता है। कुछ श्रमिकों का समय 8 घंटे होता है, अल्पकालिक जिसको हम लोग कहते हैं, और कुछ का समय 12 घंटे, 20 घंटे दीर्घकालिक होता है। तो कोई भी फॉर्मल सेक्टर इन पॉइंट्स मतलब इन लोगों के आधार पर काम करता है, इन लोगों के हिसाब से चलता है। और सेकंड है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। वो संगठन होता है जो पद सोपानिक क्रम के आधार पर व्यवस्थित नहीं होता है। और यहाँ पर इतने बड़े
मात्रा में लोगों को काम करने का मौका भी नहीं मिलता है। जैसे फॉर्मल सेक्टर में क्या था, इतना बड़ा फर्म था और उसमें इतने सारे लोग काम करने का मौका पा रहे थे, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हायरार्कल सिस्टम नहीं होता और यहाँ पर इतने सारे कर्मचारियों को काम करने का मौका भी नहीं मिलता। ये एक इंडिविजुअल यूनिट के रूप में होता है। अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह होता है और इस प्रकार के संगठन जो होते हैं ये एक सहायक के रूप में कोऑपरेट करते हैं और इनका डायरेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता। इस तरह के जो संगठन होते हैं इनका भारत की या देश की अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता। ये सिर्फ एक सहायक के रूप में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे कोई सब्जी विक्रेता का संगठन हुआ, चाहे रिक्शा चालक का संगठन हुआ, चाहे ऑटो रिक्शा चालकों का संगठन हुआ। ये सारे जो संगठन हैं ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं कि इन सब में कोई भी हायरार्कल सिस्टम नहीं होता और इनके कर्मचारियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा जिसके ऊपर कोई भार हो। यहाँ पर क्या है, एक इकाई के रूप में, एक इंडिविजुअल इकाई के रूप में ये लोग काम करते हैं और इनके काम करने से या डायरेक्ट रूप से अगर हम देखें तो इन इनके द्वारा हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके एग्जाम्पल में मैंने बता ही दिया, सब्जी विक्रेताओं का संगठन, रिक्शा चालकों का संगठन या ऑटो रिक्शा चालकों का संगठन। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन की जो हम बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब टाइम भी लगभग खत्म है और कॉलेज भी जाना है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी 1 मिनट है, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास ओवर करें। ग्रुप का लिंक तो अमित जी ने भेजा है, ज्वाइन कर लीजिए। पुश्तैनी, पैटर्नलिस्टिक की हिंदी है पुश्तैनी। ठीक है, ओके, अब हम क्लास ओवर करते हैं।